अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसी सिलसिले में आज जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ हुकूमत की। यहाँ पर तमाम तरह MNAs भी मौजूद थे और बेतहाशा गिले शिकवे नज़र आए। बुनियादी तौर पर ये इजलास बुलाने का मकसद ये था कि आज FATF के हवाले से जो बिल मंजूर होना है, मुश्तरका इजलास है, उसके हवाले से अपनी हाज़िरी तमाम तरह MNAs यकीनी बनाएं। लेकिन वहाँ पर शिकायतों के कम्बार लग गए। उनका ये गिला शिकवा कि उनके हलकों के काम नहीं हो रहे, उनका वोटर उनसे सवाल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें काबू से बाहर हैं और फिर इसके साथ साथ यहाँ तक भी ये गिला करना कि उनके जो पार्टी के वफाकी वज़रा हैं वो उनका फ़ोन तक सुनना पसंद नहीं करते, उनकी कोई बात करना या उनका कोई काम करना ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो वो तमाम तर अपने सिटिंग MNAs हैं जो अपनी बेबसी का इस वक्त इजहार कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो खबरें हम तक पहुँची उसके मुताबिक उनको समझाया और कहा कि ये वो वक्त नहीं है जब आप गिले शिकवे करें। शायद वो कभी भी वो वक्त नहीं रहेगा जब गिले शिकवे किए जाएं। वो 2 साल में भी वक्त नहीं रहा, लेकिन कहा गया कि फोकस इस वक्त जो है वो FATF है। यकीनन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और उस पर भी अपनी अपनी हिकमत अमली जो है वो हमने देखा कि हमें पार्लियामान में नज़र आई, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। मुश्तरका इजलास से पहले से जो ताख़ीर और कोरम पॉइंट आउट होना और तमाम तर मामलात थे, ये अब रोज़ का मामूल बन चुका है। फिर मुश्तरका इजलास बुलाना और इजलास पे इजलास बुलाना और हुकूमत का कोई अहम कानून साजी ना कर पाना माजी में, ये भी एक अहम नुक्ता है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। लेकिन एक चीज़ जिस पर मुसलसल बहस हो रही है ऐवान बाला में, ऐवान ज़ीरी में, वो जो सानिया मोटरवे है उसके हवाले से है। चाहे कोई कमेटी तलब कर रही है अब CCPO साहब को, चाहे आज कलीम इमाम साहब पेश हुए और उन्होंने कुछ वजाहत दी कि कॉल किस तरह से मौसूल हुई थी और क्या बात है। एक तरफ तो ये सारा मामला चल रहा है कि वजाहत ली जाए, बात की जाए, उस मामले को ज़ेर बहस लाया जाए, जो कि अगर कहा जाए कि पार्लियामान में कोई चीज़ अच्छी हो रही है, कोई कंस्ट्रक्टिव हो रही है, तो यकीनन ये है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था वो शायद उस तरह से बात में मिक्सअप होके उसका तासुर उभरा, लेकिन अच्छी बात उसमें भी ये है कि उन्होंने उस पर माजरत कर ली, माफ़ी मांग ली। ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। फिर ये कि सज़ा क्या होनी चाहिए ऐसे वाक़यात में मुलविस लोगों की, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपना एक माइंड सेट रखते हैं। PTI के अंदर मुख्तलिफ वज़रा अपनी अपनी आरा रखते हैं और कुछ MNAs, वज़रा, सेनेटर्स, वो उनकी एक दूसरे से राय नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुखालिफ है कि आप कोई भी ऐसी ब्रूटल पनिशमेंट्स की तरफ जाएँ। वो हमें रज़ा रब्बानी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते नज़र आए। लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि बहुत ब्रूटल पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे ब्रूटल कामों की, क्योंकि अदरवाइज़ आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये साथ साथ दीगर मामलात हैं जो इस वक्त पार्लियामान में ज़ेर बहस है। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नासिर बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले ये आज जो पार्लियामानी पार्टी में हमने देखा, नूर आलम साहब की बात कर लीजिए, उनको नैब से नोटिस मौसूल हुआ है। फिर आप कहते हैं एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन मौसूल उसको होता है जो शख्स वोकल है। जब पीपल्स पार्टी में था तो तब भी खुलकर बात करता था, अब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुलकर जो काम सही नहीं हो रहे, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उन पर बात करते हैं। अपनी तकारीर में ये नहीं शो होने देते कि वो अपोजिशन के बेंचेस पे हैं या हुकूमती बेंच पे बैठे हुए हैं, बल्कि बरमला जो रियलिटी है उसका इजहार करते हैं। फिर उनको नैब का नोटिस मौसूल हो जाता है और बाकी गिले शिकवे भी बेतहाशा हैं। तो ये क्या चीज़ वाज़े क्या हो रही है कि क्या चाहती क्या है ये हुकूमत? देखिए, बात नूर आलम की मेरे ख्याल है दुरुस्त है। नूर आलम शायद एक वक्त में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले MNA थे, उनका नाम भी आया था और पीपल्स पार्टी में रहे और उसूल मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा। यहाँ उन्होंने ये कहा कि हम में से जो भी हुकूमत के काम पर तनकीद करता है, हालात पर तनकीद करता है, वो फंस जाता है, उसको नैब ट्रैप करने की कोशिश करती है। ये हकीकत है। ये अगर आप रिकॉर्ड देख लें उठाकर, तो नैब ने ज़्यादातर उन लोगों को नोटिस दिए हैं ट्रेजरी बेंचों में से जो ज़रा सा चूं चाँ करते हैं। तो मेरा ख्याल ये गलत रिवायत है उस पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि नैब आज़ाद इदारा है। एक अपना मजाक खुद उड़वाने वाली बात है। नैब आज़ाद वाज़ाद कुछ नहीं है। नैब एक सरकारी पुर्जा है, सरकारी मशीनरी है जो अब सरकार के एजेंडे को पूरा कर रही है। वरना अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होता, बहुत से परवेज़ खट्टक और बहुत से दूसरे लोग जो हैं
वो नैब के शिकंजे में होते, गिरफ्तार होते। आप एक रिपोर्ट की बुनियाद पर एक बंदा गिरफ्तार कर लेते हो, 200 दिन हो गए उसको, वो अभी तक जेल में है और कोई मुकदमा है ना कोई उसके खिलाफ। एक आम सी शिकायत है एक बंदे की, और उस शिकायत की बुनियाद पर आपने गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोग इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर भी गिरफ्तार नहीं है, इंक्वायरी के लेवल पर भी गिरफ्तार नहीं है, रेफरेंस के लेवल पर गिरफ्तार नहीं है। ये जाति की बात है और मतलब धांधली की बात है। सही। मैं मोहसिन बेग साहब, आपकी क्या राय होगी सर, बिलखुसूस जो इस वक्त जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और MNAs के गिले शिकवे हैं, अपने ही लोगों से गिले शिकवे हैं, होते हैं, होने भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वफाकी वज़रा फ़ोन नहीं उठाते, हलकों में उनके कोई काम नहीं हो रहा, अवाम मुतमईन नहीं है, महंगाई पे MNA से सवाल होता है। जिनको तो वजारतें मिल गई वो तो मज़े कर रहे हैं इस वक्त, बाकी कहाँ जाएँ सर, और उन्होंने दोबारा अवाम के पास जाना है। बहुत शुक्रिया अरसलान। जो बातें बेग साहब ने की, आई एग्री विद दैट। आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल गवर्नमेंट के पास है अपोजिशन को हैंडल करने के लिए या अपने अरकान को हैंडल करने के लिए, जिनसे शायद फ्यूचर में कोई थ्रेट हो सकती है, वो नैप है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नैप जो काम आजकल कर रही है वो, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो किसके इशारों पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए, एक नोटिस उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को दिया, वो किसी और तरफ से आया, क्योंकि नैप एक ऐसा टूल है, अगर आज आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल कोई और भी उसको आप ही के खिलाफ या आज भी वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बातें इनके अरकान ने, PTI अरकान ने की हैं, बेसिकली उनका एक्सेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से है ही नहीं। अगर ऐसा कोई मौका मिल जाए, क्योंकि वो बेचारे बहुत अरसा तक प्राइम मिनिस्टर साहब की शक्ल नहीं देख पाते, तो ऐसे मौके को वो शायद गनीमत समझते हैं जब ऑडियंस उनको मिले और वो अपने गिले शिकवे पूरे कर सके। इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI ने अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो बेचारे जीत के पार्लियामेंट में आगे जो हारे हैं, उनका भी कोई परेशान हाल नहीं है। उन्होंने दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, वोट लेना है और आवाम को जवाब दे हैं। अब खान साहब की नज़र में शायद ये है कि ये जो जमहूरियत, जिस जमहूरियत का वो रोज़ जिक्र करते हैं, वो शायद लंदन में या अमेरिका में तो हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं है जी। आपने कल भी इंटरव्यू दिया और उस जमहूरियत का बहुत जिक्र किया, तो वो जमहूरियत कहाँ पे है, वो तो हमें नज़र नहीं आती। आपने भी 19-20 के करीब गैर इलेक्टेड लोग जो थे वो लगा दिए, और जमहूरियत में ये कहाँ होता है? जमहूरियत में ये सारे जो तबादले और जो चीज़ें हो रही हैं ये होती हैं, आप कंसल्ट करते हैं। जमहूरियत में मशवरा बहुत ज़रूरी है, आप कलेक्टिव डिसीजन करते हैं। आपने जो रवैया आते साथ ही अपोजिशन के साथ रखा, जो कि उनके केसेस होंगे नैप में, उसमें कुछ सच होगा तो झूठ होगा, लेकिन जिस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं या अपोजिशन को डील कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? और ये भी कोई जमहूरियत का हिस्सा है। आप करप्शन करके आपने बगैर करप्शन के मुल्क का जो हाल कर दिया है, वो तो करप्शन वाला मुल्क तो ज़्यादा बेहतर था। मकसद ये कि लोग बेचारे क्या करें, ये MNAs और MPAs जो इनकी पार्टी से इलेक्ट हुए, उन्होंने दोबारा जाना है। 2-3 साल गुजरते हुए टाइम नहीं ज़्यादा लगता। तो मैं समझता हूँ उनकी जो शिकायत थी, उनकी जो बातें थी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सुननी चाहिए, उनका अजाला करना चाहिए, और बजाय इसके कि आप नाराज हो जाए। और जो नूर आलम ने बात की है, मैं समझता हूँ एग्जैक्टली सच है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आजकल सबसे बड़ा, किसी जमाने में आपको याद होगा हुकूमतें पुलिस को इस्तेमाल करती थी, आजकल नैप इनके हाथ चढ़ा हुआ है। राइटली सेड मोहसिन बेग साहब। का लॉ है, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का बिल्कुल राइट स्टांस है कि इसके जो आपने लॉज में 90 दिन और फिर 90 दिन एक्सटेंशन जो है रिमांड की, ये मुझे बताएं दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं किसी मुल्क में ये निजाम है तो बता दे। पॉइंट टेकन बेग साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ आज अपने इलेक्टेड लोगों को सुना, बल्कि उसके साथ साथ जो प्रोफेशन उनका रहा क्रिकेटर, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे। आज उनकी क्रिकेटर्स से भी मुलाकात हुई, और ये क्रिकेटर्स ये जो दर्द लेकर हाजिर हुए थे खान साहब के पास कि जिस तरह से आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद किया है, इससे बहुत सारे नौजवान क्रिकेटर बेरोज़गार हुए हैं, उनके चूल्हे ठंडे हुए हैं, वो मजदूरी करने, टैक्सियाँ चलाने पर मजबूर हो गए हैं। तो खुदारा इस पर नज़रसानी करें। मैं यकीनन खान साहब मुल्क को वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, तो उनसे बेहतर तो क्रिकेट और उसके स्ट्रक्चर को कोई नहीं समझ सकता। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन एक बात रियलिटी है
कि बेशक आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करें और चीज़ों को बंद करें, और अगर आप इसलिए करते हैं कि उससे कोई बेहतरी वाक़ई होगी तो बिल्कुल सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीकाकार ये होना चाहिए कि जो लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं और आपको पता है और आप कह रहे हैं खैर है बर्दाश्त करो, उनके लिए कोई ऑल्टरनेट आप ज़रूर डेवलप करते और उसके बाद आप एक चीज़ का खात्मा करते और निज़ाम की बेहतरी करते, ताकि इस तरह से वो पोटेंशियल और टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोज़गार ना हो जाते। लेकिन आप ना उनका ज़ाला करने के लिए तैयार हैं, आपको बेरोज़गारी भी कबूल है, बात पे भी डटे हुए हैं, और आप कहते हैं कि इसी तरह मामलात बेहतर होंगे। खुदा करे कि हो जाए। ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नासिर बेग साहब, जो एक बात हम माजी में सुनते आए, इमरान जब नवाज़ शरीफ साहब थे या पहले, खैर पीपल्स पार्टी में तो उतनी ये बात नहीं होती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की जमात के हवाले से बिलखुसूस ये किचन कैबिनेट और चंद करीबी लोगों का और चंद मुशीरों का हमेशा से जिक्र होता था। वही करीब थे, बहुत बड़ी तादाद में MNAs आते थे। नवाज़ शरीफ साहब अव्वल तो पार्लियामान नहीं आते थे, हम इस पर बड़ा गिला करते थे। जब वो आते थे तो हम देखते थे कि पीछे के बेंचों से उठ कर लोग आके सिर्फ हाथ मिलाने के लिए बेताब होते हैं, बात तो अपनी वो कह ही नहीं सकते। आज के भी मनाजिर आपको इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आए होंगे। आज भी खान साहब अव्वल तो पार्लियामान में नहीं आते, रसाई नहीं है उनके MNAs की, उन तक बात ही नहीं पहुंचा सकते। और वाहिद तरीक़ाकार ये है कि जब इमरान खान साहब पार्लियामान में आए तो बहुत तगोदो करके धक्कम पेल के बाद वो जाकर उनसे हाथ मिलाने में या उनको सलाम करने में कामयाब हो जाए। सर, क्या फ़र्क है जो आपने नया पाकिस्तान बनाना था और बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो हालात मज़ीद बदतर नज़र आ रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत डिफरेंट शख्सियत हैं। पहले तो मैं आपकी इस बात से सख्त इख्तलाफ करता हूँ कि जितना क्रिकेट वो जानते हैं कोई नहीं जानता। ये एक वहमा है कि एक हवेला बना दिया है हमने कि इमरान खान सबसे बड़ा क्रिकेटर है। इमरान खान अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा खिलाड़ी था इमरान खान, एक अच्छा बॉलर था इमरान खान, और अल्लाह ताला की फ़ज़ल से, जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं बार बार, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वर्ल्ड कप जीत गया। वर्ल्ड कप जीतने का इम्कान यूँ नहीं था कि बहुत सी टीमें वो स्ट्रॉन्ग थी, बारिश हो गई, एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया बारिश का, उसके बाद वरना आप तो बहुत नीचे थे आप, तो वो अजीब वगैरह हुआ। फिर एक टीम को कहा गया कि आप एक बॉल पे 32 रन बनाइए, तो वो भी मसला था, तो मुमकिन नहीं हो पाया। सबसे अच्छी टीम उस वक्त साउथ अफ्रीका की थी, बहुत आला टीम थी उस वक्त। इमरान खान ने क्रिकेट में भी धांधली की। जावेद मियांदाद के ख़िलाफ़ बगावत किसने की? अंदाज़ा लगाएं आप कि जावेद मियांदाद कप्तान था, बगावत किसने की, किसने हटवाया, और कैरी पैकर को किसने चूज़ किया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में नहीं खेलूँगा, मैं कैरी पैकर में खेलूँगा, जो सर्कस। नासिर बेग साहब, मैंने तो कहा कि अब उनकी हुकूमत और उन पर बतौर वज़ीर आज़म इतनी तनकीद होती है तो क्रिकेट को मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखूं, लेकिन अब आपने तो क्रिकेट को भी नहीं बख्शा ना भाई। आपने तो जुमला दावा किया ना कि उनसे बड़ा कोई नहीं है क्रिकेट के अंदर। अब बतौर प्राइम मिनिस्टर बताऊं, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो लोगों से बातें भी नहीं करना। भी एक साहब बेचारे ने हाथ बनाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके हाथ पे हाथ मार दिया और हाथ फ़ौरन खींच लिया। लोग उनको अच्छे नहीं लग रहे अपने आसपास। अपोजिशन एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एक ज़िद्दी, एक अनापरस्त शख्सियत है जो ना CCP को हटाना चाहते हैं, ना चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं, और ना वो क्रिकेट का ढांचा तब्दील करना चाहते हैं। अब क्यों बुलाया? तो फिर आपने हफीज़ को और वसीम अकरम वगैरह को, जो क्रिकेट के डोमेस्टिक ढांचे के बारे में इतराज़ करते हैं कि आपने गलत किया, आपने उनकी बात मुस्तरद कर दी। ना बुलाते आप उनको कोई शौक़ तो नहीं है आने वाने का। उसमें भी जावेद शामिल नहीं था। जावेद से बड़ा ब्रेन क्रिकेट में कोई नहीं है। ये सब कहते हैं गवास्कर से लेकर ऊपर तक के लोग। तो अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहते हैं। अल्लाह का अजाब भारत पे नाजिल हो गया, कल को उन्होंने कह दिया। सऊदी अरब में क्या हुआ यार, जॉर्डन में क्या हुआ, स्कूल फिर बंद हो गए, तालीमी इदारे फिर बंद हो गए, मसाजिद फिर बंद कर दी गई। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका का नाम लेना, अमेरिका पर कहर खुदाबंदी फिर नाजिल होना चाहिए था। तो ये बातें बचपने की बातें बहुत हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था अपोजिशन ने
एक बिल मंजूर होने के लिए इनको दांतों तले पसीना आ गया है। अपोजिशन ने और बहुत कम मार्जिन से जीते हैं ये। वक्फ इमलाक का जो बिल था उस पर अपोजिशन ने डिवीजन मांग लिया। वो आई बहुत जल्दी में थे स्पीकर साहब, और स्पीकर का भी किरदार आप ज़ेर बहस लाया करें। कभी कभी कल वो हंसे हैं शेरी मज़ारी के बयान पर कि औरतों को बराबर के हुकूक हासिल है, उस पर क़हक़हा लगाया है उन्होंने, और शेरी मज़ारी ने उन पर फिर लानतान किए। अभी जो बिल मंजूर हुआ है उस पर 200 वोट इनके हक़ में आए हैं और 190 वोट अपोजिशन को मिले, और अपोजिशन ने वॉइस वोट को रद्द करके कहा है कि डिवीज़न कराएं। अब स्पीकर साहब जल्दी में तो थे, लेकिन उनको डिवीज़न कराना पड़ी और उस पर खासा वक्त मिला। प्राइम मिनिस्टर भी शायद उठ के चले गए, फिर वापस आए, फिर गिनती विनती पूरी हुई। तो और इस दौरान परवेज़ खट्टक ने भी मुलाकात की, बिलावल से कुछ कहा। बिलावल शाह इनकार कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते अगले बिल में भी। तो ये सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं, वो बतौर तरीके इंसाफ के चीफ के भी काम नहीं कर रहे हैं। वो एक कदीम ज़माने के, पुराने ज़माने के मुझे हुक्मरान नज़र आते हैं, कालाबाग की तरह। शायद ये कालाबाग बन जाएं। बिल्कुल सही नासिर बेग साहब, बड़ा तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाल दी। मोहसिन बेग साहब से जानना चाहूँगा। मोहसिन बेग साहब, जो फैसले हैं फिर उन पर डट जाना है, ये तो पहचान थी इमरान खान साहब की, और वो कहते हैं इसी तरह ही मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं और चीज़ें अचीव की हैं। अब ये सियासत है, मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। आप मुल्की सतह, एक ज़ाती फ़ैसले और होते हैं, आपने ज़ाती को गोल सेट कर लिया, डिफरेंट। अब आप मुल्की फ़ैसले हैं, आप सूबों के फ़ैसले हैं जो आप कर रहे हैं। इस वक्त बज़ाहिर लगता नहीं कि पंजाब में कोई IG का ओहदा एग्जिस्ट करता है, कोई IG भी है। ये सारा मामला महदूद हो गया हुआ सिर्फ CCPO लाहौर तक। फिर वो लाहौर के दौरे पे जाके स्पेशली इंस्ट्रक्ट करके आते हैं कि ख्याल रखना है, इनको भरपूर ताउन देना है। बाकी सब सवाल कर रहे हैं, यहाँ कमेटियाँ तलब कर रही हैं, उनके अपने बयानात मुतनाज़े हैं। वहाँ पर भी वो यकीनन डटे हुए हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब के नाम पर भी आज भी डटे हुए हैं। ये चीज़ें क्या उनकी कोई एक दूरअंदेश एक सोच है जो हम सब नहीं समझ पा रहे, या ये बिला वजह की जिद है? ये मामला क्या है सर? बेसिकली जो डट जाने वाली बात है वो सिर्फ इसी सेंस में ही है कि मैं इनका जो गुस्सा या जो इनकी तबीयत में अपोजिशन के बारे में जो नफरत है, ये उसका इजहार है। वरना आप यकीन कीजिए, जिस जमहूरियत को ये रोज़ पॉलिटिशियंस हमारे पाकिस्तान में भाषण देते हैं, उस जमहूरियत में कभी ऐसा होता है? आप बातें यूरोप की करते हैं। अब आपने कहा जी क्रिकेटर्स जो मिले हैं, देखें बाहर काउंटी और क्लब क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, वहाँ लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं क्लब और काउंटी क्रिकेट में। पाकिस्तान में कोई बड़ा बिजनेसमैन ना टीमें खरीदता है, ना बनाता है, ना क्लब्स को सपोर्ट करता है। इसलिए जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन का है, वो बेचारे रोटी कहाँ से खाएं? वो तो उनकी इतनी दर्द हालत होती है, उनका वो पीक टाइम गुजर रहा होता है। आप जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो सपोर्ट करता है, उनको जॉब्स देता है। PAA था, ZTPL था, हबीब बैंक्स थे, इनमें लोगों को जॉब्स मिली हुई थी, वो पर उनका कम से कम घर का किचन चल रहा था। अब खान साहब मिसाल देते हैं लंदन की, मैं इसीलिए कहता हूँ मिसालें आप देते हैं लंदन की या रियासत मदीना की, और आप ग्राउंड रियलिटी को देख लीजिए। खुदा का वास्ता है, आप रियासत मदीना भी नहीं बना सकेंगे, आप इस मुल्क को यूरोप नहीं बना सकेंगे। आप इसको पाकिस्तान के लिहाज से लेकर चलिए, जो हमारे मसाइल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर और रोजमर्रा के ऊपर है, उनका हल निकालें, बजाय इसके आप फलसफा प्रैक्टिकल से बहुत दूर है। और ये जो फलसफी हैं वो एक थीम जरूर देते हैं जिसपे आपने प्रैक्टिकली अमल करना है। और ये जो गवर्नेंस है अरसलान, ये मजाक नहीं है, ये 11 बंदों की टीम नहीं है। और ये इस गवर्नेंस को सीखने में, करने में टाइम लगता है। ये खुदादाद सलाहियत है, ये इंजेक्शन से मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता। और मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि खान साहब उस गवर्नेंस कैसे करनी है, हुक्मरानी कैसे करनी है, उससे आ रही है, और ना ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने साथ के बंदे ले हैं जिनको गवर्नेंस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आप देख लीजिएगा ये मुल्क की जो हालत 2 साल में इन्होंने की है, और आने वाले वक्त में भी मुझे कोई एक ऐसा इशारा नहीं है जिससे हम वापस आ सकें। कोई एक ऐसा इशारा नहीं है जिससे हम वापस आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो ज़रूर लगा सकते हैं। ये जिस तरह ये कहते हैं कि बेहतरी आएगी, बेहतरी आ रही है,
आहिस्ता आहिस्ता आएगी, वक्त लगेगा नताइज आने में, ये हम बहुत सारी जगहों से ये बात सुनते हैं। और फिर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं और मायूसी ज़रूरी है कि ना हो, तो यकीन ही कर लेते हैं और इसी उम्मीद पे 2 साल बिता बैठे हैं और अगले 3 साल का मज़ीद इंतज़ार है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस वक्त जो एक सानिया मोटरवे और उसके बाद का आफ्टरमैथ जो है, पूरी की पूरी जो कहानी है, उस पर हम बात करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और यकीनन ये वो एक ऐसा मामला है जिस पर हम बात तो करते हैं, लेकिन जब जब इसका जिक्र आता है, जब जब ये वाक़े पर बात होती है तो रूह कांप जाती है, बहुत अफसोस होता है। बट चूँकि एक रियलिटी है और इसको अब डिस्कस किया जा रहा है, पार्लियामान में डिस्कस किया जा रहा है हर जगह पर, और यकीनन अब वक्त है कि बहैसियत कौम किसी चीज़ पर पहुँचा जाए कि किस तरह से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम माशरे में मुमकिन है। नासिर बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, उसके बाद की जो सूरत हाल है, फिर जो परफॉर्मेंस है, दीगर चीज़ें हैं, CCPO साहब के बयानात हैं और फिर पार्लियामान तक की बहस है, आप यकीनन एक एक चीज़ से बाखबर हैं, क्या राय होगी आपकी इस पर? मेरा ख्याल है केस ख़राब हो गया, ये केस ख़राब कर दिया गया। इसका मुद्दई कौन है पहले चेक कर लें आप। खालिद नाम है उस बंदे का। वो कहता है मैंने तो सिर्फ इत्तला दी थी भाई, मैंने तो ये कहा था, मैंने उस औरत को घसीटते हुए देखा, आपने उसको मुद्दई बना दिया, वो इनकारी है, फिर मामला ये होगा। फिर दूसरा, आपने एक मुलजिम की तस्वीर लीक कर दी और उस लीक होने के बाद वो आबिद भाग गया। उसने कहा भाग लो भाई बीवी के साथ, बीवी हक के समेत वो एक और हनीमून पे चला गया। अब आप तालियां बजाते रहें, खूब तालियां बजाएं, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चीफ मिनिस्टर भी लिख के लिखाई रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और फैयाज चौहान नारे लगाता रहे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अफसोसनाक बात है कि इस वाक़े पर कोई छोटा सा कदम अगर आपका नज़र आता है तो आप मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को। दूसरी ये कि मैं इस बात से बहुत सख्त खाइफ हूँ कि आप जिन सज़ाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके जहन में जो सज़ाएँ, वो जो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि आमराना जहनीत जो है वो प्रिवेल करती है। अब आप कहते हैं कि ये काट दो और इसको केमिकली अनफिट कर दो और उम्र कैद दे दो। उम्र कैद से तो आप भाग रहे हैं, मेरी इत्तला यही है कि उम्र कैद से भाग रहे हैं, क्योंकि सिलसिला साफ वाज़ेह है कि GPS आपको नहीं मिलेगा उसके बाद अगर आपने उम्र कैद दी यूरोप से ट्रेड में। आपने इमरान फारूक के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी? फांसी का पूरा मैटर मौजूद था, क्योंकि इंग्लैंड ने साफ कह दिया था कि अगर आपने फांसी दी तो हमारा आपका कुट्टी हो जाएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि केमिकली उसको नामर्द बना दो। केमिकली नामर्द नहीं होता आदमी, वो जब दवा का असर ख़त्म होता है तो ठीक हो जाता है। सर्जिकली आप करेंगे तो आप एक दरिंदा और पैदा कर देंगे। देखिए, मैं बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस हरकत के लिए किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली बस का जो वाक़या हुआ था वो उससे नहीं हुआ था, वो एक लोहे की रॉड थी तो वो इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद दिल्ली में 1 लाख आदमी बाहर आए थे। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, कराची में बड़े मुजाहरे हुए हैं, फनकारों के हुए हैं, तलबा के हुए हैं। यानी कि नासिर बेग साहब, जो बात मैं अखज़ कर पा रहा हूँ वो ये कि ये एक इंसान एक दिमाग का मसला है, ये सोच में मसला है, ये ज़िंदगी दिमाग में बसी होती है। एक बात मैं कहूँगा कि आप 4% आपका कन्विक्शन रेट है, 94% मुलजिम आपका भागा हुआ है, आप चालान नहीं पेश कर पाए हो, आप मुकदमा नहीं पेश कर रहे हैं, तो फिर आगे की सजाएं आप कैसे दोगे यार? जी बिल्कुल सही बात है, जब इंसाफ कोई नहीं रहा। राइटली सेड। मोहसिन बेग साहब, सर आपकी क्या राय होगी? मैं कोई सवाल पूछूं उससे बेहतर कलेक्टिवली जो सज़ा की बात है या जो केस जिस तरह चल रहा है, ओवरऑल कैसे देखते हैं इसे आप? असलान, मैं तो मेरे पास तो इस सिचुएशन में कोई अल्फाज नहीं है कि जो वाक़या हुआ उस पर
मातम किया जाए, अफसोस किया जाए, गम किया जाए, क्या किया जाए? ये तो हमारे माशरे की एक पस्तगी है जिस साइड पे हम जा रहे हैं। और जो ये केसेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। रोज एक वाक़या आ जाता है किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ। आया किसी हमारे लीडर ने इस सोच को बदलने की कोशिश की? आप देखिए मस्जिदों में रश पड़ जाता है, अजान होती है तो फिर होनी शुरू होती है, मस्जिदों में बंद नहीं होती। मकसद ये है कि रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत आपस में तो बहुत भाषण देते हैं, उनको ये माशरे की इस्लाह के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। ये सोच बदलनी है। मैं तो हैरान हूँ कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, मेरे साथ मेरे हमवतन ऐसे भी हैं जो ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आपने अगर आप डाका मार लेते, उसकी ज्वेलरी, चीजें, पर्स वर्स, पैसे ले जाते तो कोई समझ में बात आती थी। लेकिन आप इस हद तक गए बच्चों के सामने, तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और जो सजाएं ये तजवीज़ कर रहे हैं, देखिए लॉ मौजूद है। जैसे बेग साहब ने कहा, ये करेगा कौन? लॉ तो आज भी मौजूद है। आपने उसको एक्सिक्यूशन, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तबाह हाल है। और उसका मतलब चीफ जस्टिस साहब भी इस साने पे बोल रहे थे। मकसद ये कि आप अपनी जुडिशरी में, और मैं आपको अरसलान एक गारंटी से बात करता हूँ, अगर हमारे मुल्क की ये जुडिशल सिस्टम बेहतर हो जाए, आपके आधे मसाइल इस मुल्क के हल हो जाएंगे। ये लोग कैसे बेलों पे बाहर आ जाते हैं, ये कैसे इनके केस ट्रायलियों पे, प्रोसिक्यूशन है नहीं, जुडिशल सिस्टम इतना वीक है, करप्ट है। वीक भी है, करप्ट भी है। तो आप पैसे देते हैं, आपकी जान छूट जाती है। अच्छा जी, बड़े बड़े जज साहबान जो है बातें करते हैं, मकसद ये है कि मुल्क का तबाह हाल है, कौम को कोई डायरेक्शन हम दे नहीं पाए। हमने एक ऐसी जंगली कौम पैदा कर दी है। आप यकीन कीजिए, इस साने पे तो कुछ लोग निकले, खवातीन निकली, बच्चियां निकली, लोग निकले। आप देखिए पेट्रोल 25 रुपए महंगा होता है, कोई शख्स बाहर निकला। बिजली रोज आप महंगी कर रहे हैं, 480 अरब रुपए वो जब महंगी करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कौम पे। कोई शख्स बाहर निकला? नहीं निकला, क्योंकि बेहिस हो चुके हैं। हमारे पास फुकदान लीडरशिप का था जो हमें एक कौम प्यार करता। हम ऐसे मामलात को, अपने जहन को, अपने माशरे को एक मुहज्जम माशरे की तरह लेके चलते। हमारे मतलब मैं तो इस पे तो अरसलान, मैं तो गुफ्तगू ही नहीं कर सकता। मैं किसको बिल्कुल जी, ये शायद हम सब कहीं ना कहीं अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और या साथ नहीं देते कि हम इस पर उस तरह से बात कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक ये सारा का सारा मामला है। इस वक्त पार्लियामान में इस पर बहस है, आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं और यकीनन कोई अगर इस बात पे है कि सख्त सज़ाएँ नहीं दें उससे ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा, तो कोई ये समझता है कि जितनी सख्त सज़ा होगी उतना लोग उससे सबक सीखेंगे और उस तरह का काम करने की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगेन जो नासिर बेग साहब की बात थी कि ये कोई फिज़िकल एक्ट नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक दिमागी कंडीशन है जो इंसान को इस हैवानियत की तरफ लेकर जाती है और उसके लिए माशरे में इक़दार का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता होने की बात नहीं होती, लेकिन वो इक़दार जो माजी में शायद मौजूद थी हम वो ख़त्म करते जा रहे हैं, हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही हैं। तभी इस तरह के वाक़यात शायद आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनकी रोकथाम मुमकिन हो पाए और जो कानून साजी बेहतर हो ऐसे जराइम के लिए वो ही की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।